हेलो दोस्तों, कैसे हैं? जहाँ तक हमको लगता है आप लोग ठीक ही होंगे। तो अगले वीडियो में हम बता चुकी थी आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 को हम ख़त्म कर चुके थे और आर्टिकल आज मैं 14 और 15 बताऊंगी। तो जहाँ तक मोटिवेशनल स्पीच हो जाए, टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली। टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली। हर मैदान जंग में आप लोग बेखौफ लड़िए, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। हर मैदान जंग में आप लोग बेखौफ लड़िए, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। जहाँ तक मैं अपनी टॉपिक पे आती हूँ और आज का मोटिवेशनल स्पीच हमको लगता है अच्छा ही लगा होगा। तो आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 में क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में मैं बताती हूँ। समता एवं समानता का अधिकार, समता एवं समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में है। आर्टिकल 14 में जो प्रावधान किया गया है, विधि के समक्ष समानता, इसमें दो प्रावधान है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता है, इसमें दो प्रावधान है। पहला, विधि के समक्ष समानता, इसे ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समानता जो है इसे ब्रिटेन से लिया गया है, इसे ब्रिटेन से लिया गया। इस सिद्धांत में विधियां सभी के लिए समान है। इस सिद्धांत में विधियां सभी के लिए, जो ब्रिटेन से सिद्धांत लिया गया है, इस सिद्धांत में विधियां सभी के लिए समान है। और यह डाइसी का सिद्धांत है, अर्थात यह नकारात्मक सिद्धांत है। ब्रिटेन का जो सिद्धांत है वो डाइसी के द्वारा दिया गया है और ये नकारात्मक सिद्धांत है। दूसरा, विधियों का समान संरक्षण, अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया। यह परिस्थिति के अनुसार न्याय का सिद्धांत देता है। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। यह परिस्थिति के अनुसार न्याय का सिद्धांत देता है, न्याय का सिद्धांत देता है। यानी यह सकारात्मक भेद का सिद्धांत देता है, यह एक धनात्मक सिद्धांत है। यानी यह सकारात्मक भेद का सिद्धांत देता है, यह एक धनात्मक सिद्धांत है। यह काम को देखते हुए न्याय का प्रावधान करता है, लेकिन यह जो विधि बना देगा उसके हिसाब से न्याय का प्रावधान करता है। तो यह अमेरिका का जो सिद्धांत है वो विधियों का समान संरक्षण जो है वह एक धनात्मक सकारात्मक सिद्धांत है, पॉजिटिव सिद्धांत है। आर्टिकल 14, विधि के समानता के अपवाद। आर्टिकल 14 जो है विधि के समानता के अपवाद। राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कोई भी फौजदारी मामला नहीं चलाया जाएगा। अगर राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, इनके कार्यकाल के दौरान कोई भी फौजदारी मामला इन पे नहीं चलाया जाएगा। आर्टिकल 14 में यह प्रावधान है। दीवानी मामले में 2 महीने का नोटिस देना आवश्यक होगा, यह आर्टिकल 361 में प्रावधान है। दीवानी मामले में 2 महीने का नोटिस राज्यपाल या राष्ट्रपति को देना आवश्यक होगा, यह आर्टिकल 361 में यह प्रावधान है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्णय के प्रति न्यायालय में कोई जवाबदेही नहीं है। राष्ट्रपति या राज्यपाल जो भी निर्णय लेंगे इनके प्रति न्यायालय में कोई जवाबदेह नहीं है। संसद में कही गई किसी बात के लिए जवाबदेह नहीं है, आर्टिकल 105 में प्रावधान है। संसद के सदस्य संसद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका जवाबदेह न्यायालय में नहीं है और आर्टिकल 105 में इसका प्रावधान किया गया है। राज्य विधानमंडल के सदस्य के लिए विधानमंडल में कही गई किसी बात के लिए जवाबदेही नहीं है। राज्य विधानमंडल के सदस्य अगर विधानमंडल में कुछ भी हो उसके लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं है। विधानमंडल के बाहर होने के बाद वो कुछ भी करे इसके बाद न्यायालय जवाबदेह खोज सकता है, लेकिन अगर राज्य विधानमंडल के अंदर अगर कुछ भी न्यायालय विधानमंडल के अंदर होगा तो न्यायालय में इसका जवाबदेह राज्य विधानमंडल नहीं है। यह आर्टिकल 194 में इसका प्रावधान किया गया। आर्टिकल 194 में इसका प्रावधान किया गया। वियना समझौता हुआ। आर्टिकल 14 का उल्लंघन नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 29 बी और सी को लागू करने के लिए किया जा सकता है। आर्टिकल 14 का उल्लंघन हम नीति निर्देशक तत्व 29 बी और सी को लागू करने के बाद किया जा सकता है। वियना समझौता हुआ। वियना समझौता 1961 में हुआ। वियना समझौता 1961 में हुआ। इसके तहत कूटनीतिज्ञों को विशेष प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान है। इसके तहत वियना समझौता में ये समझौता किया गया कि कूटनीतिज्ञों को विशेष प्रकार की स्वतंत्रता दे। इसके तहत कूटनीतिज्ञों के खिलाफ किसी प्रकार का कानूनी फौजदारी मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। वियना समझौता के तहत बोला गया वियना समझौता में कि कूटनीतिज्ञों के खिलाफ कोई भी कानूनी या फौजदारी मामला नहीं दर्ज किया जा सकता है। आर्टिकल 15(1) में ये बताया गया कि राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(1) में यह प्रावधान किया गया कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान,
मूल आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जाति, धर्म या लिंग या जन्मस्थान मूल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2) में जो प्रावधान किया गया, राज्य और व्यक्ति किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान। आर्टिकल 2 में जो 15(2) में जो प्रावधान किया गया है कि राज्य या नागरिक धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका जो है, जैसे कि सार्वजनिक दुकान हो गया, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर राज्य इसमें भेदभाव नहीं करेगा। और राज्य जैसे कुआं हो गए, सार्वजनिक कुआं, तालाब, इस सब चीज में राज्य भेदभाव नहीं करेगा। इसका प्रावधान आर्टिकल 15(2) में किया गया। आर्टिकल 15(3) में जो प्रावधान किया गया, राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रकार का प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15(3) में यह प्रावधान किया गया कि राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रकार का प्रावधान कर सकता है, जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, मातृत्व लाभ अधिनियम और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। आर्टिकल 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन 1961 के माध्यम से जोड़ा गया। आर्टिकल 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन 1961 के माध्यम से 51 के माध्यम से जोड़ा गया। चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य का केस हुआ। चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य का केस हुआ। यह केस 1951 में हुआ। यह केस प्रथम संविधान संशोधन होने के बाद 1951 में हुआ। मद्रास राज्य के सांप्रदायिक आदेश 1987 या सर्वोच्च न्यायालय में केस गया। मद्रास राज्य चंपाकम दोराई राजन और मद्रास राज्य ने दोनों सर्वोच्च न्यायालय में केस गया। सर्वोच्च न्यायालय में केस जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस को कानूनी नहीं ठहराया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस का हवाला दिया, जिसमें यह केस सही नहीं था और आर्टिकल 15(1) और 29(2) आदि का उल्लंघन का हवाला दिया। इस केस में आर्टिकल 15(1) और 29(2) आदि का उल्लंघन का हवाला दिया और इसके हवाला देने सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को सही नहीं साबित कर पाया और इस कानून के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 15(4) जोड़ दिया। इसमें आर्टिकल 15(4) को जोड़ दिया, जिसमें आर्टिकल 15(4) में किसके प्रति आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वो SC ST शैक्षणिक सामाजिक पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 15(4) में SC ST शैक्षणिक पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 15(5) में जो प्रावधान किया गया है, संविधान 93 संविधान संशोधन 2005 में हुआ। 93 संविधान संशोधन 2005 जोड़ा गया, जिसमें उच्च शैक्षणिक संस्थान IIT, IIMs, IIM और एम्स आदि में SC ST SBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 15(4) जो है, आर्टिकल 15(5) में जो है उच्च शैक्षणिक संस्थान में SC ST आदि के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। आर्टिकल 15(6) में जो प्रावधान किया गया है, संविधान के 103वें संविधान संशोधन 2019 संविधान के 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% का आरक्षण दिया गया और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आर्टिकल 15(6) में यह प्रावधान किया गया है। 103वें संविधान संशोधन हुआ है और 2019 में हुआ है और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जहाँ तक हमको लगता है ये वीडियो आपको अच्छा ही लगता होगा और मैं कल आर्टिकल 12 और 13 पढ़ा चुकी थी। आज मैं आर्टिकल 14 और 15 खत्म कर चुकी हूँ। कल मैं आर्टिकल 16 बताऊंगी और इतने फैक्ट्स इसमें है कि हम सारा, जहाँ तक ये आपको पता ही होगा कि ये कोई लूसेंट वगैरह से है नहीं। और तो जहाँ तक है कि आज का वीडियो यहीं तक है। कल मैं फिर मिलूंगी। जय हिंद दोस्तों।